हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, डेट इज़ नॉर्मेलिटी। उससे पहले आपको पता है हम अपने लास्ट वीडियो के अंदर मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी एंड द वेरियस रिलेशनशिप्स बिटवीन देम वो हम स्टडी कर चुके हैं। सो आज हम नॉर्मेलिटी के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, सो व्हाट इज़ नॉर्मेलिटी? नॉर्मेलिटी इज़ द नंबर ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट पर लीटर सॉल्यूशन या पर ml solution. Number of the gram equivalent of the solute per liter solution is known as your normality. ठीक है। अब सबसे पहले what do you mean by number of the gram equivalent? आपको ये भी पता होना चाहिए कि number of gram equivalent क्या होते हैं। yes, so what is the number of the gram equivalent? Number of the gram equivalent is equal to given weight divided by your equivalent weight. Given weight by your equivalent weight, या you can say given mass by equivalent mass. Given mass by equivalent mass. अब उसके बाद आप कहेंगे कि equivalent mass क्या होता है। so equivalent mass जो है वो अलग अलग रहेगा, एसिड्स के लिए, आयंस के लिए, बेसिस के लिए अलग अलग रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इक्विवेलेंट मास ऑफ द एसिड के लिए इक्विवेलेंट मास क्या होता है। इट इज इक्वल टू द मोलिकुलर मास बाय बेसिसिटी। इक्विवेलेंट मास ऑफ द एसिड इज इक्वल टू द मोलिकुलर मास ऑफ द एसिड बाय द बेसिसिटी। अब व्हाट डू यू मीन बाय बेसिसिटी? बेसिसिटी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ द डिस्प्लेसेबल H पॉजिटिव आयन, कितना एक कंपाउंड आपको कितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस दे रहा है वो होती है उसकी बेसिसिटी। कितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस मिल रहे हैं वो होती है उसकी बेसिसिटी। तो सबसे पहले क्या हुआ कि नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर या सोल्यूशन या पर ml सोल्यूशन। द ml में है तो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 1000 से हो जाएगा। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, मतलब या गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। ठीक है, गिवन मास आपको गिवन होगा, इक्विवेलेंट मास जो है वो डिपेंड करेगा कि आपका कंपाउंड जो है वो एसिड है, बेस है, या कोई आयन है, या कोई सॉल्ट है, उस पर डिपेंड करेगा। तो इक्विवेलेंट जो मास है एसिड का वो किसके इक्वल होगा, मतलब चाहे इक्विवेलेंट मास कोई भी हो, एसिड हो, बेस हो, चाहे कुछ भी हो, ऊपर तो रहने वाला मॉलिक्यूलर मास। इक्विवेलेंट मास किसी का भी हो, चाहे एसिड का हो चाहे बेस का हो, ऊपर क्या रहने वाला है उसका मॉलिक्यूलर मास रहने वाला है। और डिवाइडेड बाय, अगर एसिड है तो नीचे क्या रहेगी, बेसिसिटी रहेगी। और बेसिसिटी मैंने आपको बताया इट इज़ द नंबर ऑफ द डिस्प्लेसेबल H पॉजिटिव आयन, कि कितना कोई कंपाउंड आपको H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद देखो फॉर HCl में एक H पॉजिटिव आयन मिलेगा तो बेसिसिटी इसकी कितनी हो जाएगी, 1। बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 1। H2SO4 में 2 H पॉजिटिव आयन्स मिलेंगे तो बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 2। H3PO4 इसमें हमारे को मिलेंगे 3 H पॉजिटिव आयन। अब देखो ये जो H3PO4 है या H3PO3 है, मतलब फॉरिक एसिड या हमारा फॉस्फोरस एसिड है, इसमें हम कैसे बताएंगे नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन कितने होंगे। H3PO4 में 3 H पॉजिटिव आयन है, H3PO3 में मैं लिख रही हूँ 2 H पॉजिटिव आयन। आप बोलोगे यहाँ दोनों 3 तो है, H के नीचे का कॉफिशिएंट यहाँ भी 3 है और यहाँ भी क्या है, 3 है, तो दोनों में 3 H पॉजिटिव आयन होना चाहिए, ऐसा नहीं है। दैट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर। तो जो H3PO4 है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, P डबल बॉन्ड O, OH, OH एंड OH। अब देखिए यहाँ पर कितने H पॉजिटिव आयन मिलेंगे, यहाँ पर ये O क्या होगा, नेगेटिव, H क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। O नेगेटिव H पॉजिटिव, O नेगेटिव H पॉजिटिव। अब कितने H पॉजिटिव आयन मिले, 3 H पॉजिटिव आयन मिले। लेकिन जो H3PO3 का स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें हमारे 2 OH होते हैं, 2 OH हाइड्रोक्सी ग्रुप्स होते हैं हमारे, और एक हमारा H होता है। अब ये जो बॉन्ड है ना, PH बॉन्ड, दैट इज ए नॉन पोलर बॉन्ड, दैट इज ए नॉन पोलर बॉन्ड। तो ये H पॉजिटिव आयन हमें सोल्यूशन में नहीं मिलेगा, ये वाला सोल्यूशन में नहीं मिलेगा। कौन से मिलेंगे, जो O के साथ वाले हैं, O नेगेटिव H पॉजिटिव। ठीक है, O नेगेटिव H पॉजिटिव, और यहाँ पर भी O नेगेटिव H पॉजिटिव। तो कितने H पॉजिटिव आयन हो गए, 2 H पॉजिटिव आयन हो गए। इसलिए H3PO4 में तो 3 H पॉजिटिव आयन मिलेंगे और H3PO3 में 2 H पॉजिटिव आयन्स मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका किसके लिए, फॉर द इक्विवेलेंट मास ऑफ द एसिड निकालने का फॉर्मूला हो गया। ऐसे आप इक्विवेलेंट मास ऑफ द, जब बेस की बात करेंगे आप, इक्विवेलेंट मास ऑफ द बेस क्या रहने वाला है आपके पास, मोलिकुलर मास, ऊपर वाली टर्म मोलिकुलर मास ही रहेगी और नीचे क्या हो जाएगा, एसिडिटी। नीचे क्या हो जाएगा, एसिडिटी। ध्यान रखिएगा, बेसिस के लिए एसिडिटी होती है और एसिड्स के लिए बेसिसिटी होती है। तो एसिडिटी का मतलब, वहाँ पे बेसिसिटी का मतलब क्या था, नंबर ऑफ द डिस्प्लेसेबल H पॉजिटिव आयन। तो यहाँ एसिडिटी का मीनिंग होगा नंबर ऑफ द डिस्प्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस, नंबर ऑफ द डिस्प्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस। अब देखिए आपके पास ये बेस है, एज ए सोल्यूट आपको ये बेस दे रखा है NaOH, तो इसके अंदर एक OH नेगेटिव आयन मिलेगा, तो बेस हमारी जो एसिडिटी होगी वो कितनी होगी, 1। C कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें क्या मिलेंगे, 2 हाइड्रोक्सिल हमारे को मिलेंगे ना, हाइड्रोक्साइड आयन मिलेंगे, तो क्या हो जाएगी 2। AlOH थ्राइस, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3।
तो ये हो गया फॉर द इक्विवेलेंट मास ऑफ द बेस निकालने के लिए हो गया, ठीक है। अब इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड बेस आ जाएगा। इक्विवेलेंट मास आने के बाद आप क्या कर दोगे, यहाँ इक्विवेलेंट मास सब्स्टिट्यूट कर दोगे, इक्विवेलेंट मास निकालो, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे, और गिवन वेट आपको दिया ही होगा, गिवन वेट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को फिर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे, और वॉल्यूम आपको दिया होगा तो वो क्या आ जाएगी, नॉर्मेलिटी। मतलब आपको उल्टा चलना है, कहने की बात है आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको चेकआउट करना है कि हमारे क्वेश्चन में सोल्यूट क्या गिवन है, एसिड गिवन है, बेस गिवन है, या कोई सॉल्ट गिवन है, ठीक है। तो अगर एसिड या कोई बेस गिवन है सपोज, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये फॉर्मूला लगा दिया हमने, मॉलिक्यूलर मास बाय बेसिसिटी। एसिड का सपोज आप HCl एसिड आपके पास, उसका मॉलिक्यूलर मास तो निकाल लोगे ना आप, ठीक है। इसका हाइड्रोजन का होता है 1, क्लोरीन का होता है 35.5, तो डैट विल बी इक्वल टू 36.5। तो यहाँ पर हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास, उसकी बेसिसिटी आपको पता है HCl की कितनी है, 1 है, तो यहाँ बाय 1 ये आ जाएगा उसका इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास को सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पर, और गिवन वेट आप उसको क्वेश्चन में दिया होगा, तो इसको इसे डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे, वॉल्यूम आपको दिया रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी आ जाएगा। क्लियर आपको? अच्छा, उसके बाद इक्विवेलेंट मास हमने बेस की भी बात कर ली है, हमने एसिड की भी बात कर लिया है। अगर मुझे सोल्ट गिवन होगा तो सोल्ट में हमारा इक्विवेलेंट मास क्या रहने वाला है, मॉलिक्यूलर मास बाय टोटल पॉजिटिव वैलेंसी। क्या रहने वाला है, मॉलिक्यूलर मास बाय टोटल पॉजिटिव वैलेंसी। फॉर एग्जांपल इज योर NaCl में टोटल पॉजिटिव वैलेंसी दैट इज योर पॉजिटिव वैलेंस मतलब पॉजिटिव चार्ज कितना है, प्लस का 1, Na पॉजिटिव Cl माइनस, तो कितना है, प्लस का 1, CaCl2, टोटल यहाँ पे ये 2 उधर जाके क्या बनेगा, प्लस का 2, तो कितना हो जाएगा, +2। Ca3PO3 ट्वाइस कैल्शियम फॉस्फेट जो है हमारा, उसका क्या बनेगा, यहाँ देखिए ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +2, कितने कैल्शियम है 3, तो डैट विल बी इक्वल टू +2 × 3 डैट विल बी +6। तो टोटल पॉजिटिव वैलेंस यहाँ पर कितनी हो जाएगी, +6। ये 2 उधर जाके प्लस का 2, नंबर ऑफ द कैल्शियम्स आर 3, so 3 2s are 6, so that will be +6। क्लियर? तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्ट। इक्विवेलेंट मास ऑफ द आयन कैसे बता सकते हो, फॉर्मूला मास बाय चार्ज ऑन द आयन। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास क्यों नहीं बोल रही मैं, यहाँ पर मैं बोल रही हूँ फॉर्मूला मास। यहाँ पर मैंने मॉलिक्यूलर मास बोला, बेसिस के लिए भी मैं ऊपर मॉलिक्यूलर मास बोल रही हूँ, लेकिन आयन्स में मैं लिख रही हूँ फॉर्मूला मास, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर मास है ना वो सेम होता है फॉर्मूला मास जैसे ही सेम होता है मॉलिक्यूलर मास। जो फॉर्मूला मास है वो सिमिलर टू द मॉलिक्यूलर मास होता है, बट डिफरेंस इज ओनली डैट कि आयनिक कंपाउंड में हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला मास के टर्म्स में बात करते हैं, और जो हमारा दूसरा कंपाउंड होगा उसमें से हम उसका मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। जब भी आयनिक कंपाउंड होगा तो वहाँ पे फॉर्मूला मास बोला जाएगा, बस इतना डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है, डिवाइडेड बाय द चार्ज होता है। तो ये हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट मास ऑफ द आयन हो जाएगा। उसके बाद है इक्विवेलेंट मास ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट आप बताइए मुझे क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दें और खुद क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरे को क्या करते हैं, रिड्यूस कर दें और खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज्ड हो जाए। जैसे आपका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है K2Cr2O7। क्या होता है, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, इट इज़ योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसके लिए इक्विवेलेंट मास क्या रहने वाला है, इसका मॉलिक्यूलर मास, रहने वाला है। जितना भी इसका मॉलिक्यूलर मास होगा अराउंड 294 अराउंड समथिंग होगा इसका, आप देख लेना एक बार, कैलकुलेट यहाँ से इजिली हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास उसका हो जाएगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट। अब ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की बात कब करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन में करते हैं। आपने क्लास 11 में रिडॉक्स रिएक्शन स्टडी कर रखी है हमने क्लास 11 में रिडॉक्स रिएक्शन स्टडी। तो जहाँ पर जब हम डाइक्रोमेट का रिडक्शन करेंगे क्रोमियम आयन के अंदर, डाइक्रोमेट जो है उसमें रिडक्शन होगा जब उसका क्रोमियम आयन के अंदर, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन लेके रिडक्शन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स लेके रिडक्शन होगा। जब हमारा जो डाइक्रोमेट है हमारा Cr2O7 2 नेगेटिव है, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म्स 2Cr+3 प्लस 7H2। ये पूरी होती है डाइक्रोमेटाइन की बैलेंस्ड इक्वेशन होती है ये, ठीक है। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन लॉस गेन हो रहे हैं, 6। यहाँ बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, ठीक है। तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन आर 6, तो बाय में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास आप इसका निकाल लेंगे, ये क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग ये एजेंट आ जाएगा। ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट अगर कोई गिवन होगा तो उसका ऊपर मॉलिक्यूलर मास और उसकी आपको बैलेंस इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, आपको रिडॉक्स रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, फिर आप वहाँ से बताएंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं बाय द 1 मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। क्लियर? ओके। सो उसके बाद देखिए रिलेशनशिप बिटवीन द मोलैरिटी एंड द नॉर्मेलिटी। अब तक आप बहुत सारे रिलेशनशिप पढ़ चुके हैं कि नहीं, येस और नो।
तो रिलेशनशिप बिटवीन द मोलैरिटी एंड द नॉर्मेलिटी. नाउ नॉर्मेलिटी, अभी आप नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू क्या रिलेशन है, नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास बाय इक्विवेलेंट मास. ये रिलेशन रहेगा. नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास बाय इक्विवेलेंट मास. ये आपका रिलेशनशिप रहेगा नॉर्मेलिटी के अंदर और मोलैरिटी के अंदर. ये आपका रिलेशनशिप रहेगा. ठीक है. अब देखिए फॉर एसिड्स m बाई ई इज इक्वल टू बेसिसिटी. अब मैं ये कैसे बोल रही हूँ, फॉर एसिड्स m बाई ई इज इक्वल टू बेसिसिटी. अब आपने ये पढ़ा था कि E यहाँ पर क्या है, इक्विवेलेंट मास. E क्या है, इक्विवेलेंट मास. इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास बाय बेसिसिटी. एसिड के लिए मॉलिक्यूलर मास बाय बेसिसिटी होता है ना एसिड्स के लिए. तो इक्विवेलेंट मास को बस मैंने क्या करा, ये यहाँ टर्म कर दी और बेसिसिटी जो यहाँ आती है वो मैंने ऊपर कर दी. ठीक है. ऐसे ही बेसिस के लिए क्या होती है, एसिडिटी होती है. बेसिस के लिए क्या होती है हमारी, एसिडिटी होती है. तो यहाँ पर जो m बाई ई होगा वो किसके इक्वल होगा, एसिडिटी के. क्लियर है आपको. उसके बाद नॉर्मेलिटी ऑफ एन एसिड, एसिड की नॉर्मेलिटी क्या बन जाएगी, देखो ये m बाई ई, m बाई ई. अगर एसिड है तो ये किसके इक्वल होगा, बेसिसिटी के. अगर एसिड है तो ये किसके इक्वल होगा, बेसिसिटी के. तो नॉर्मेलिटी किसके इक्वल आ गई, मोलैरिटी इंटू बेसिसिटी. अगर बेस है, बेस के लिए क्या होती है, एसिडिटी. मतलब m बाई ई किसके इक्वल है, एसिडिटी के. तो नॉर्मेलिटी ऑफ ए बेस क्या हो गया, मोलैरिटी इंटू एसिडिटी. क्लियर, क्लियर हो जाना चाहिए आपको. मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो देखिए, हमने बोला कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी. नॉर्मेलिटी, ये देखो यहाँ से ये टर्म से मैं बता रही हूँ आपको. नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास बाय इक्विवेलेंट मास. मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए. मॉलिक्यूलर मास बाय इक्विवेलेंट मास की मुझे वैल्यू चाहिए. क्लियर. अभी ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि जो हमारी बेसिसिटी होती है, बेसिसिटी मुझे निकालनी है, बेसिसिटी मुझे निकालनी है. तो ये किसके इक्वल होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड किसके इक्वल होगा, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास बाय बेसिसिटी. एसिड का इक्विवेलेंट मास किसके इक्वल होगा, मॉलिक्यूलर मास बाय बेसिसिटी. तो यहाँ से बेसिसिटी किसके इक्वल आ जाएगी, बेसिसिटी किसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ से इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो. तो मॉलिक्यूलर मास बाय इक्विवेलेंट मास, ये बेसिसिटी आ जाएगी. ठीक है. तो यही तो मैं पीछे बता रही थी आपको. तो बेसिसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, मॉलिक्यूलर मास बाय इक्विवेलेंट मास. अगर ऐसे ही यहाँ पर इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस बोलते हैं, अगर हम इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस बोलते हैं तो किसके इक्वल होगा, मॉलिक्यूलर मास बाय एसिडिटी. अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको यही बताया कि जो बेस है उसके लिए एसिडिटी होती है और जो एसिड है उसके लिए बेसिसिटी होती है. ठीक है. तो मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट मास ऑफ द बेस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाय एसिडिटी. तो यहाँ से एसिडिटी किसके इक्वल हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस. तो m बाई ई की वैल्यू चाहिए ना मुझे, m बाई ई की वैल्यू चाहिए थी, m बाई ई. तो m बाई ई की वैल्यू आ जाएगी, m बाई ई की वैल्यू बेस के लिए किसके इक्वल है, एसिडिटी के इक्वल है. m बाई ई की वैल्यू एसिड के लिए बेसिसिटी के इक्वल है. ठीक है. तो यही हमने यहाँ पर लिखा, फॉर एसिड्स m बाई ई इज इक्वल टू बेसिसिटी होता है. ठीक है. एंड फॉर बेसिस m बाई ई एसिडिटी के इक्वल होता है. तो बस m बाई ई की जगह क्या रख दो, एसिड है तो यहाँ बेसिसिटी कर दो, बेसिस है तो यहाँ एसिडिटी कर दो. अब सिंपल में हम एसिडिटी और बेसिसिटी को क्या लिख देते हैं, एन फैक्टर बोल देते हैं. क्या बोल देते हैं इसको, एन फैक्टर बोल देते हैं. तो यहाँ से नॉर्मेलिटी किसके इक्वल आ जाएगा, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर. नॉर्मेलिटी किसके इक्वल आ जाएगा, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर के इक्वल आ जाएगा. अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल करवाऊंगी, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. अगर थोड़ा सा भी आपके माइंड में डाउट रह गया है कि अभी मेरे को क्लियर नहीं हुआ, तो एक न्यूमेरिकल से ही आपको अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है वो. तो डोंट बी वरी. नाउ जस्ट अ मिनट. ये आपका एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड द नॉर्मेलिटी. एक क्वेश्चन के अंदर ही 3 चीज़ें आपसे पूछ ली गई. क्या क्या पूछ ली गई आपसे, मोलैरिटी निकालो, मोलैलिटी निकालो और क्या निकालो, नॉर्मेलिटी निकालो. तो अब आप इस क्वेश्चन को देखिए पहले फटाफट कि क्या कह रहा है क्वेश्चन आपको.
आपसे क्वेश्चन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अब तक आपने देख लिया होगा मोलैरिटी एंड द नॉर्मेलिटी, ठीक है। सो लेट वी स्टार्ट कि कैसे करेंगे क्वेश्चन। देखो सबसे पहले क्या गिवन है, डेंसिटी। क्या गिवन है? सबसे पहले आपको डेंसिटी, जो गिवन होना चाहिए पहले उसको देखो आप, ठीक है। डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी इज इक्वल टू 1.84 ग्राम पर ml, ये मुझे गिवन है 1.84 ग्राम पर ml गिवन है। दूसरा मुझे कितना गिवन है, 98% H2SO4 गिवन है, परसेंटेज बाय वेट मुझे गिवन है, ठीक है। ये गिवन है और ये गिवन है मुझे। अब देखो मुझे एक सिंपल सा रिलेशन पता है मोलैरिटी के और परसेंटेज का, m इज इक्वल टू 10xt बाय मॉलिकुलर मास। ये फर्स्ट रिलेशनशिप है जो हमने किया था, आपको ध्यान होगा, 10xt बाय मॉलिकुलर मास। अब यहाँ देखिए 10d कितना है, 1.84 है आपका, और 98% का मतलब है कि 98% का मतलब है कि 98 ग्राम H2SO4 कितने में प्रेजेंट है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। 98 ग्राम H2SO4 कितने में प्रेजेंट है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो ये आ गया, x की वैल्यू आ गई 98 ग्राम, तो क्या रख दो 10 इंटू 98 हो जाएगा, 10 इंटू 98 हो जाएगा, इंटू डेंसिटी कितनी होगी 1.84 हो गई, बाय इसका मॉलिकुलर मास कितना आएगा, H2SO4 का निकाल लोगे मॉलिकुलर मास। अभी मैं आपको बता देती हूँ कितना आएगा, 98 आता है, ये आ जाएगा, मेरी मोलैरिटी आ जाएगी। अब 98 से 98 कैंसिल आउट, दैट विल बी इक्वल टू 18.4, सॉरी ये आपका ये है ना, ये तो कट जाएगा ना आपस में, 10 इंटू 1.84 क्या बचेगा, 18.4 ही बचेगा ना, 18.4 मोल पर लीटर, 18.4 मोल पर लीटर। ये मेरी क्या आ चुकी है, मोलैरिटी आ चुकी है। तो 3 उसने मेरे से पूछे थे, 3 कंसंट्रेशन टर्म पूछी थी, एक कंसंट्रेशन टर्म मैंने उसे बता दी, क्या बता दी, मोलैरिटी बता दी। अब दूसरी उससे क्या बता दूँ, मोलैरिटी भी बता दूँ उससे, मोलैरिटी है ना। मोलैरिटी का फॉर्मूला एज यू नो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बताओ, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉरी we are calculating the molality, mass of solvent in gram multiplied with 1000. We are calculating the molality, so here will be the mass of the solvent in gram. So number of moles of solute हम निकाल लेंगे, number of moles का फॉर्मूला given weight by molecular mass, solute is H2SO4, इसका गिवन वेट कितना है, 98% का मतलब क्या होता है, 98 ग्राम 100 ग्राम सोल्यूशन में, सो गिवन वेट इज योर 98, मोलिकुलर मास अभी मैंने आपको बताया 98, तो ये कितना हो जाएगा 1, कितने मोल्स आ गए, 1 मोल आ गया, मास ऑफ सोलवेंट। अब देखो 98 ग्राम 98% का मतलब था, ये 98% का मीनिंग था, आपको ध्यान रखना इसका मीनिंग। परसेंटेज टर्म अगर आपने नहीं देखी है तो पहले परसेंटेज टर्म देखिएगा, आपको नहीं क्लियर होगा ये अदरवाइज। 98% का मतलब क्या है कि 98 ग्राम ऑफ H2SO4 कितने में प्रेजेंट है, 100 ग्राम सोल्यूशन में। ये सोल्यूट है, येस और नो, ये सोल्यूट है कि नहीं, ये सोल्यूट, ये सोल्यूशन। सोलवेंट का वहाँ से निकाल लोगे, 100 माइनस क्या कर दो, सोलवेंट का निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ लिख देती हूँ मैं, सॉल्वेंट का निकालने के लिए क्या करोगे, 100 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 9, 100 माइनस 98, 100 माइनस 98 दैट विल बी 2 ग्राम। 100 क्योंकि हमारा ये कितना था, 98% था, 100 माइनस 98 दैट विल बी इक्वल टू 2 ग्राम। तो ये किसके इक्वल हो गया, हमारा मास ऑफ सोलवेंट किसके इक्वल हो गया, 2 के, और मल्टीप्लाई किससे करना है इसको, 1000 से, तो ये किसके इक्वल आ गया, 500 आ गया। मोलैरिटी हमारी किसकी इक्वल आ गई, 500 मोल पर केजी, मोल पर केजी। इतना मैं बताऊँ आपको, दोबारा से क्या किया हमने, सबसे पहले हमें रिलेशन पता था परसेंटेज का और मोलैरिटी का, कि मोलैरिटी इज इक्वल टू 10xt बाय मॉलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट रहती है। अब x मुझे 98% दिया हुआ था परसेंटेज, तो 98% का मुझे मीनिंग पता है कि 98 ग्राम 100 ग्राम सोल्यूशन में प्रेजेंट होता है, तो डैट मीन्स मेरा जो x है वो 98 है, तो पुटअप कर दिया, मॉलिकुलर मास सोल्यूट का 98 रहता है, 98 से 98 कैंसिल आउट, और मोलैरिटी विल बी इक्वल टू 18.4 मोल पर लीटर हो जाएगी। अब उसके बाद देखिए दूसरा मुझे निकालना था मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन
ग्राम मल्टीप्लाइड विथ 1000, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर निकाल लिए, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन इज मुझे 98% का मतलब 98 ग्राम, तो 98 मॉलिक्यूलर मास ना, इसका H2SO4 का होता है 98, आप निकाल कर देख लेना 98 ही आएगा, 98/98 1 मोल आ गया। उसके बाद मुझे सोलवेंट का मास चाहिए था, सोलवेंट का मास चाहिए था 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड 100 ग्राम सोल्यूशन में प्रेजेंट है, मतलब ये क्या है मास ऑफ सोल्यूशन, ये क्या है मास ऑफ सोल्यूशन, ये क्या है मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूशन में से सोल्यूट का माइनस कर दिया, सोल्यूशन में से सोल्यूट का माइनस कर दिया तो 2 ग्राम आ गया, तो 1/2 मल्टीप्लाइड विद द 1000, ये क्या आ गया 500 मोल पर केजी आ गया। तो ये मोलैरिटी आ गई, यहाँ से मोलैलिटी आ गई। अब तीसरा क्या निकालना है, नॉर्मेलिटी निकालना है। अभी पीछे एक रिलेशन आपने स्टडी करके आए हो, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, ये पढ़ा है आपने, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर पता हो, मोलैरिटी मेरी ऊपर से आ गई तो मैं नॉर्मेलिटी नहीं निकाल सकती हूँ ना, येस और नो। अब देखो एन फैक्टर क्या होगा, क्या दिया हुआ है H2SO4, क्या दिया हुआ है H2SO4, H2SO4 क्या होता है आपका एसिड होता है, और एसिड्स में आप क्या देखते हो, एसिड्स के आप क्या देखते हो, बेसिसिटी देखते हो कि नहीं, बताओ, एसिड्स में आप क्या देखते हैं, बेसिसिटी, क्या देखते हैं बेसिसिटी। अब ये देखो इक्विवेलेंट मास ऑफ द एसिड, उसमें हम क्या देखते हैं बेसिसिटी, तो H2SO4 के लिए कितनी नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन तो कितनी बेसिसिटी रहती है, 2 रहती है, तो यहाँ पर एन फैक्टर मतलब कितना हो गया 2 हो गया, एन फैक्टर कितना हो गया 2, तो बस कुछ नहीं करना, 18.4 उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो किसके इक्वल आ जाएगा अराउंड, दैट विल बी 36.8 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये आपकी क्या आ जाएगी आपकी नॉर्मेलिटी। क्लियर है आपको कैसे निकाला, तो एक क्वेश्चन में 3 चीज़ें हो गई हैं, ओके। उसके बाद देखिए नॉर्मेलिटी इक्वेशन, जैसे आपको मैंने मोलैरिटी की पीछे इक्वेशन बताई थी डाइल्यूशन के केस में, कि डाइल्यूशन के केस में M1V1 इज इक्वल टू M2V2 होता है, ऐसे नॉर्मेलिटी की भी इक्वेशन रहती है N1V1 इज इक्वल टू N2V2, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। अब देखिए नॉर्मेलिटी ऑफ द मिक्सचर क्या रहती है, N1V1 प्लस N2V2, कितने भी सोल्यूशन है हमारे पास, सपोज करो कितने सोल्यूशन है मुझे नहीं पता, तो 2 सोल्यूशन मान लिए, मैं सपोज करो मैंने 2 सोल्यूशन थे मेरे पास, एक N1 नॉर्मल का था, एक N2 नॉर्मल का था, उनका वॉल्यूम V1 था, उसका वॉल्यूम V2 था, तो फाइनल नॉर्मेलिटी क्या होगी N3, और फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा V3, फाइनल नॉर्मेलिटी N3, फाइनल वॉल्यूम V3, ठीक है। अब आ जाओ normality of the mixtures of the acids and bases, normality of the mixtures of the acids and bases, normality of the mixture of the acid and bases में क्या निकाल रहे हैं हम, देखो हम यहाँ पे निकालते हैं मिली इक्विवेलेंट्स, क्या निकालते हैं हम मिली इक्विवेलेंट्स निकालते हैं, ठीक है। मिली इक्विवेलेंट ऑफ द एसिड वो किसके इक्वल होगा, नॉर्मेलिटी किसके इक्वल थी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम थी ना, तो ग्राम इक्विवेलेंट बात करो या दूसरा टर्म से बात करो तो मिली इक्विवेलेंट के टर्म में, तो मिली इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, मिली इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो जब भी मिली इक्विवेलेंट निकाल लो ना किसी भी एसिड के, तो उसकी नॉर्मेलिटी को उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे बेसिस के मिली इक्विवेलेंट निकालने हो तो उसकी नॉर्मेलिटी को उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब देखो मिक्सचर एसिडिक कब होगा, मिक्सचर एसिडिक कब होगा, जब एसिड्स के मिली इक्विवेलेंट ज़्यादा होंगे, है ना, किससे, बेसिस से, तो क्या हो जाएगा मिक्सचर एसिडिक हो जाएगा, मतलब N1V1 की वैल्यू किससे ज़्यादा होगी N2V2 से, है ना, N1V1 की वैल्यू किससे ज़्यादा हो जाएगी N2V2 से ज़्यादा हो जाएगी, और फाइनल N1V1 की वैल्यू N2V2 से ज़्यादा, तो फाइनल नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी N3, फाइनल नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी N3, उसका वॉल्यूम फाइनल क्या हो जाएगा V3। तो हम क्या करें, N1V1 N2V2 से ज़्यादा है तो मतलब N1V1 माइनस N2V2 इज इक्वल टू N3V3, ठीक है। ये फाइनल नॉर्मेलिटी है, इस पर क्वेश्चन करवाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा, मतलब फाइनल वॉल्यूम इज V1 प्लस V2। अब बेसिक मिक्सचर कब होगा, जब इसके मिल इक्विवेलेंट क्या है इससे ज़्यादा है, तो मिक्सचर क्या हो जाएगा बेसिक N2V2 ज़्यादा हो जाएगा किससे N1V1 से, N2V2 ज़्यादा हो जाएगा N1V1 से, तो मिक्सचर कैसा हो जाएगा बेसिक हो जाएगा, ठीक है। मतलब N2V2 माइनस N1V1 ये ज़्यादा है ना, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा और फाइनल नॉर्मेलिटी N3 बनने वाली, उसका वॉल्यूम क्या बनने वाला है V3 बनने वाला है, क्लियर। ये हो जाएगा हमारा नॉर्मेलिटी ऑफ द मिक्सचर्स ऑफ द एसिड्स एंड बेसिस हो जाएगा। अब देखो छोटा सा क्वेश्चन है, 100 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल HCl प्लस 200 ml ऑफ 0.3 नॉर्मल HNO3 प्लस 200 ml ऑफ द 0.2 नॉर्मल
H2SO4, ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको क्या निकालना है, फाइनल नॉर्मेलिटी निकालनी है। निकाल लेंगे फाइनल नॉर्मेलिटी। देखो नॉर्मेलिटी दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दे रखा है, तो क्या निकालोगे, मिली इक्विवेलेंट निकाल लोगे। नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम से क्या निकालोगे, यहाँ पर आप मिली इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। मिली इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट आउट कर लोगे आप, देखो N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3। सबसे पहले 3 सॉल्यूशन थे, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। सो इसके N1 इंटू V1 मतलब 0.2 इंटू 100, 0.2 इंटू 100 प्लस N2 कितना है 0.3, V2 कितना है 200, तो 0.3 इंटू 200 प्लस 0.2 इंटू 200, 0.2 इंटू 200। क्लियर, इतना 3 सॉल्यूशन को मिली इक्विवेलेंट जो मैंने निकाले उन सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्लियर, इतना। मिक्सचर की नॉर्मेलिटी जब भी निकालनी हो, मिक्सचर की निकालनी तो वो ऐसे निकालते हैं मिक्सचर की, और वो फाइनल किसके इक्वल आ जाएगा, N4V4। यहाँ पर मेरे पास देखो ऊपर फॉर्मूला मैंने बताया ना, N1 मिक्सचर निकालनी है तो N1V1 प्लस N2V2 और फाइनल के इक्वल। 3 सॉल्यूशन है तो N3V3 तो क्या बन जाएगा, N4V4 बन जाएगा। लेकिन यहाँ सॉल्यूशन 2 थे तो मैंने अप टू लगाया कि कितने भी सॉल्यूशन हो उसके अकॉर्डिंग वो फाइनल के इक्वल बन जाएगा। हो गया ये, तो ये बन गया आपका N4V4 के इक्वल। अब देखिए ये आप कैलकुलेट कर लो कि आ जाएगा 20, ये कितना आ जाएगा 60, ये कितना आ जाएगा 40, ठीक है, इक्वल टू N4 फाइनल आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है इनटू V4। बताओ V4 क्या होगा, इन तीनों का सम, इन तीनों के वॉल्यूम्स का सम 100 प्लस 200 प्लस 200, 100 प्लस 200 प्लस 200, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 500 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से N4 किसके इक्वल आ जाएगा, 500 बाय 120, 500 सॉरी, ये वॉल्यूम आपको पता चल गया ना कैसे मैंने बताया, 100 प्लस 200 वो किसके इक्वल हो जाएगा 500। N4 आपको निकालना है तो ये टोटल सम कितना हो गया 120, 60 प्लस 40 100, ये 120 हो गया, इनटू ये डिवाइड कर दो उसको 500 से, N4 आ जाएगा और ये आएगा आपका अराउंड 4.16 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर बन जाएगा, 4.16 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर बन जाएगा। कुछ नहीं किया, मिक्सचर की नॉर्मेलिटी निकाली है, N1V1 प्लस N2 जितने भी सॉल्यूशंस हो उन सबको ऐड कर दो, N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 और फाइनल बना दो N4। आपको जो निकालनी है फाइनल मिक्सचर की नॉर्मेलिटी क्या है, N4 आए होगी, उसका वॉल्यूम जितने भी दे रहे हो सबको क्या कर दो, प्लस कर दो, वो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। अब एक ऐसा ही क्वेश्चन और है, देखो 100 ml ऑफ द 0.2 नॉर्मल H2SO4 दे रखा है, 200 ml ऑफ द 0.3 नॉर्मल H3PO4 दे रखा है, और 100 ml ऑफ द 0.4 नॉर्मल NaOH दे रखा है। अब इधर देखो ये एसिड है, ये एसिड है, ये बेस है, येस और नो, एसिड एसिड और बेस। अब मैं सबको ऐड तो नहीं कर सकती ना, क्योंकि मिक्सचर आ गया, एसिड और बेसिस दोनों का आ गया मेरे पास, मिक्सचर एसिड और बेसिस दोनों का आ गया। अब देखो इसका 100 ml है, इसका 200 ml है, ठीक है, मतलब एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा है और बेस की क्वांटिटी क्या है, कम। एसिड की क्या आ जाएंगे, मिली इक्विवेलेंट ज़्यादा आएंगे और बेस के क्या आएंगे, कम। तो मैं क्या करूँगी, जो 2 एसिड्स हैं, ये 2 एसिड्स, ये एसिड के लिए H2SO4 के लिए N1V1 बन गया, ये किसके लिए बन गया, H3PO4 के लिए बन गया। उसमें से क्या माइनस कर दो, बेस वाला, उसमें से क्या माइनस कर दो, बेस वाला। क्लियर है, ये क्या आ जाएगा, फाइनल मिक्सचर की नॉर्मेलिटी क्या बनेगी। समझ आ गया होगा आपको, क्योंकि एसिड की यहाँ पर ज़्यादा थी। अभी मैंने आपको बताया ना पीछे कि अगर आपकी क्या हो, एसिड की ज़्यादा हो तो क्या करते हो, N1V1 माइनस N2V2 करते हो और फाइनल N3V3 के इक्वल कर देते हो, है ना। तो यहाँ पर भी यही था कि एसिड की क्या थी, ज़्यादा थे हमारे, एसिड के हमारे ज़्यादा थे, तो उसमें से N3V3 माइनस करके फाइनल किसके इक्वल हो गया, N4V4 के इक्वल हो गया। क्लियर। अब देखो क्या बनेगा, ये बताओ मुझे, साथ साथ करो, 0.2 इंटू 100 प्लस 0.3 इंटू 200 माइनस 0.4 इंटू 100 दैट विल बी इक्वल टू N4। फाइनल वॉल्यूम बताओ कितना हो जाएगा, 400, फाइनल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर, तो कितना हो गया, 400 हो गया फाइनल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। ये किसके इक्वल आएगा, 20 प्लस 60, ये बताओ किसके इक्वल आएगा, 40, N4 इंटू 400। अब ये कितना हो गया, 80 माइनस 40 40, N4 इंटू 400, N4 यहाँ से क्या आ जाएगा, 40 बाय 400 दैट विल बी इक्वल टू 0.1। ये आपका आंसर आ गया। तो ये फाइनल नॉर्मेलिटी आ गई मिक्सचर की। क्लियर।
फाइनल नॉर्मेलिटी कैसे निकालनी है आपको मिक्सचर की। हो गया होगा आपको क्लियर इतना, ठीक है। तो ये हमने करे मिक्सचर तक के ये क्वेश्चंस करे हमने, न्यूमेरिकल्स करे नॉर्मेलिटी के। अभी कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं आपके वो रहते हैं मोलैरिटी से भी। जब मैंने आपको बोला था कि मोलैरिटी में हम 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स स्टडी कर लिए थे, उसके बाद 2 टाइप की मैंने कहा था आपको तब बताऊंगी जब हम नॉर्मेलिटी पढ़ लेंगे। आपको ध्यान होगा, आपने वो वीडियो देखी है तो आपको ध्यान होगा। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में वो कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ, और ये पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन डिस्कस करने वाली हूँ। क्लियर? ओके।